हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम E4 एग्जाम क्लासेस। तो जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि सैटरडे से हम नया कोर्स लेके आने वाले हैं। तो आज सैटरडे है और मैंने कहा था 5 बजे से हम क्लास लेके आने वाले हैं। जो इस वीडियो को बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं IIT फॉर NDA और 4 अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें 11th 12th की मैथ्स आती है। तो ये जो और क्लासेस कब होंगी आपकी, 11th क्लास होगी हर सैटरडे को 5 PM और 12th क्लास की जो होगी वो संडे 5 PM। ठीक है, तो आप इस कोर्स के साथ जुड़े रहें। आपको मैं शुरू से लेकर एंड तक सब पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने का पर्पस ये है कि जो बच्चे कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और लेकिन वो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो कोचिंग फीस या अच्छी गाइडेंस की वजह से वो IIT जैसे एग्ज़ाम का वो सोच भी नहीं पाते, तो वो इस चीज़ को सोचें और करें इसको। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर, हम सिर्फ काम की बात करेंगे। तो करते हैं काम की बात और स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। तो 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? सेट्स। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सेट्स। तो सेट्स और जो भी आपका ये पहला टॉपिक है जो 11th क्लास का, सेट्स हो गया, इनक्वालिटीज हो गया और लॉगरिथमिक हो गया, आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बेसिक्स होते हैं जो IIT में काम आते हैं, आगे चल के हर जगह काम आते हैं IIT और अदर एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये सही ढंग से सीख लेना है। ठीक है, तो सेट से जनरली क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम के अंदर, लेकिन इससे क्या हो सकता है, क्या फायदा है, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। आज हम सेट्स को पूरा करेंगे। तो देखते हैं सेट्स में, सेट्स क्या है, ज़्यादा डेफिनेशन के पीछे नहीं जाएंगे हम। सेट्स क्या है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच कम्स आउट फ्रॉम आवर इंट्यूशन और आवर थॉट्स और विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्शेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो रियल ऑब्जेक्ट जो हमारी सोच, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सोच से बनते हैं, हमारे आभास से बनते हैं, और जो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रिपीट ना हो। ठीक है, ज़्यादा डेफिनेशन के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस समझ लिया हमने। इसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी मैं कह रहा हूँ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? उन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट तो कहते हैं हम सेट्स के अंदर एलिमेंट। हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो और सेट्स के इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन एलिमेंट को हम लिखते हैं इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर, इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर। और कोई भी एलिमेंट अगर रिपीटेड है तो उसे एक टाइम ही लिखते हैं, इसलिए उसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसमें अब हम पढ़ते हैं आगे। ये फ्लावर ब्रैकेट है, आपको ये समझ आ चुका है, और हम जो भी एलिमेंट है वो इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। इसके बाद सबसे पहला, अब लिखने के तरीके क्या है सेट्स को? तो 2 तरीके से लिखते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म, और इसे कह सकते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्म जो होता है उसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि राइट, एक आपको क्या बोल रहा हूं, जैसे कि राइट अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। मैं बोल रहा हूं राइट अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, लेस देन 7। तो आप क्या कहोगे? एक नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? लेस देन 7 है। तो इसे कैसे लिखोगे? तो हमें क्या मिला इससे? क्या आपको कुछ इससे ऑब्जेक्ट मिला लेस देन 7 से? तो आप बता पा रहे हो कि यस सर, जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और ये लेस देन 7 बोल रहा है, तो 1 से लेकर 6। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल गए। ऑब्जेक्ट्स क्या है? 1 से लेकर 6 तक। इन ऑब्जेक्ट को सेट के फॉर्म में क्या कहते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट को हम लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो हम कैसे लिखेंगे? ए सेट। नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, BCD, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैपिटल में होना चाहिए। तो हम 1 2 3 4 5 और 6, तो इस फॉर्म को कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म।
अब नेक्स्ट, ठीक है, समझ आ गया होगा रोस्टर फॉर्म आपको। इसके बाद ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना कोई काम नहीं है, वही करेंगे जो काम का है। अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि एक सेट दे रखा है बी आपके पास 2 4 6 8 और इसे लिखना चाहते हो आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो कैसे लिखोगे इसे समझना ध्यान से, क्योंकि फंक्शन रिलेशन में बहुत काम आएगा। x सच दैट, इस x सच दैट का मतलब क्या है कि यहां पे जो भी रिलेशन होगा, यहां पे जो भी कंडीशन, समझ लो अभी जो भी कंडीशन होगी जब वो ट्रू होगी तब यहां पे x की वैल्यू आएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, b क्या है 2 4 6 8, b क्या है 2 6 4 8, मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n बिलोंग, या हम ये लिख देते हैं n लेस देन इक्वल देन 4 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहां पे हमें चाहिए 2 4 6 8, क्या ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करती है? देखते हैं। n की वैल्यू लेस देन इक्वल देन 4, लेस देन इक्वल देन 4 का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या क्या होगी, अगर वो नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पे, तो 2 × 1, x की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो x की वैल्यू 2 ट्रू है। फिर 2 पुट करेंगे क्या आएगा 4, 3 पुट करेंगे 6 और 4 पुट करेंगे 8। तो इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ आया होगा। तो वीडियो, अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो आप वीडियो को पॉज करें और ये नोट। तो अब आगे देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। अब हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर जो पहला सेट हम पढ़ते हैं वो है फाइनाइट सेट। हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, वर्ड फाइनाइट से ही पता चल रहा है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि x सच दैट x इक्वल टू 3n और n लेस देन इक्वल देन 5 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और मैं बोल रहा हूं कि ये फाइनाइट सेट है। तो आप क्या करोगे यहां पे, a इक्वल्स टू x इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू कहां है, लेस देन इक्वल देन 5, तो n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 6 9 12 और 15। तो क्या ये फाइनाइट सेट है, तो यस ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हो। तो दूसरा सेट कौन सा है, वो है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक बी सेट बनाता हूं x सच दैट x इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहां से सेट बनाता हूं, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो आप क्या लिखोगे 3 6 9 और डैश डैश डैश, क्योंकि इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर आप पुट करते जाओगे, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तीसरा देखते हैं हम यहां पे नल सेट। अब नल सेट क्या है, मैं आपसे पूछता हूं ऐसा सेट बताओ, ऐसे नंबर्स बताओ, जो ऐसे ऑड नंबर्स बताओ जो 2 से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो हो ही नहीं सकते। तो मैं बोलता हूं यहां पे कि एक सी सेट है x such that x is an odd number which are divisible by 2। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x इज एन ऑड नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो आप क्या लिखोगे, नल सेट को आप रिप्रेजेंट करोगे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो और ये 5 भी लिख सकते हो। और आपको याद रखना है ये भी एक सेट है, नल सेट भी एक सेट है। तो आप वीडियो को पॉज करो और ये नोट डाउन करो। तो अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं फोर्थ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ई होगा शायद स्पेलिंग, सिंगलटन सेट। तो अगर हम बात करें सिंगलटन सेट की, तो सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो।
जैसे कि अगर मैं एक सेट बनाऊं यहाँ पे D बना लेते हैं कि x such that x equals to x is a even prime number x is a even prime number और x belongs to natural number। तो मैं बोलता हूं x is a even prime number, तो आपको पता है even prime number जो होता है वो सिर्फ होता है 2। तो आप देख पा रहे हो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ पा रहे हैं, सिर्फ 1। तो ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। अगर अब मैं आगे बात करता हूं फिफ्थ की, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखो इससे पहले इक्विवेलेंट सेट से पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको। जैसे समझ लो आपके पास ए सेट है 1 2 3 4, मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बताओगे सर 1 2 3 4, ठीक है, आप बोलोगे 1 2 3 4, तो इन्हीं को कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NA, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, तो क्या लिखोगे 4, तो ये होता है कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या, समझ आया, कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर का मतलब है कि जैसे किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दें, तो उसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब यह होता है कि देयर आर टू सेट्स which have equal number of cardinal number of two sets। There are two sets which have a equal number of cardinal number। इसका मतलब क्या है, एक सेट है और बी सेट है, एक सेट A है एक सेट B है, अगर इनका कार्डिनल नंबर इक्वल है तो ये सेट हमारे कहलाएंगे इक्वल सेट। अभी थोड़ा इसमें और बात करेंगे, इससे पहले मैं देख लेता हूं इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट का मतलब यह होता है कि those two sets which are equal in number and equal in element also। जैसे कि अगर मैं बात कर दूं कि एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 और बी सेट दे रखा है आपको 3 4 1 2। सेट के अंदर ऑर्डर कहीं भी हो सकता है, आप लिख कहीं भी सकते हो, लेकिन इक्वल सेट वही होंगे कि जिनमें दोनों में एलिमेंट क्या होंगे, एक जैसे होंगे और इक्वल नंबर में होंगे, मतलब इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, इसमें सिर्फ कंडीशन है कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। ए सेट कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 लिख लो और बी सेट लिख लो यहाँ पे ABCD, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होता है। सेट ए और बी के अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट के अंदर कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो हमारे पास ये पता चल गया, जो इक्वल सेट है, जो इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। इक्विवेलेंट सेट एज वेल एज इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता। समझ आया, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट कभी इक्वल सेट नहीं हो सकता। ये एनडीए में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे ऑप्शन में पूछा जाता है कि विच आर इक्विवेलेंट सेट और विच आर इक्वल सेट, ठीक है। तो आपको उसे, जब तक आपको ये डेफिनेशन नहीं पता होगा, इसके बारे में पता नहीं होगा, आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन। तो अब स्टार्ट करते हैं 7th टाइप। और 7th टाइप में क्या पढ़ने वाले हैं हम कि कोई, अब हम पढ़ रहे हैं सबसेट के बारे में, तो ध्यान से समझना इसको। सबसेट क्या होता है, आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 और यहाँ पे बी सेट है आपके पास 5 7 8 1 2 3 4 6 और 5, ठीक है। आपके पास ए सेट है और बी सेट है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, ए सेट ए
said to be a subset of B when the element of A set R belongs to the set of B। इसका मतलब क्या है कि A सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर होने ही चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? रिप्रेजेंट करते हैं हम A सबसेट ऑफ B और इक्वल A सबसेट ऑफ B। समझ आया कि जो बहुत सिंपल सा वर्डिंग में अगर बात करें, A सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो B सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम A सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल भी था। इसके बाद जो 8th है वो है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी यही है कि ए सेट जितने भी एलिमेंट, और देखो इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं कि सबसेट के अंदर एक कंडीशन और होती है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि ए सेट के अंदर 1 2 3 है और बी सेट के अंदर 3 2 1 है, तो ए जो है वो सबसेट हो सकता है बी का। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सेट की बात करूं तो इसमें ये कंडीशन होती है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो बी के अंदर तो होने चाहिए, लेकिन बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो ए के अंदर कभी ना हो। इसका मतलब क्या है? जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 है और b जो है वो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे a जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी सेट का। a जो है वो प्रॉपर सबसेट है b का, और कंडीशन क्या है? a डज नॉट इक्वल्स टू b, और a जो है वो कभी भी इक्वल टू b नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट सबसेट हो सकता है, लेकिन एक सबसेट कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। समझ आया आपको? तो आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब देखो ये सबसेट्स के बारे में और भी पढ़ते हैं कि कोई भी सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2, तो मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट है। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो एक सेट हमने पढ़ा था नल सेट। जो नल सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, नल सेट जो होता है जिसको हम एम्प्टी और वॉइड सेट भी कहते हैं, वो सारे के सारे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो अगर मुझे इस सेट का क्या बनाना है? सबसेट्स बनाने हैं। एक तो बन गया हमारे पास 5, अब एक बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 भी सेट हो सकता है, एक बन सकता है 2 और एक बन सकता है 1 2। तो कितने सबसेट्स बन गए? 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे एक बी सेट लूं और 1 2 3 लिखूं मैं इसे, तो क्या क्या बन सकता है हमारे पास सेट? 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और लास्ट 1 2 3। रिवर्स नहीं हो सकते, बस ये याद रखना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जब 2 एलिमेंट थे तो यहाँ पे 4 बन पाए, यहाँ पे जब 3 एलिमेंट है तो कितने बन पाए? 8। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी सेट का हमें सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और जो यहाँ पे n होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, और ये हम परम्यूटेशन में देखेंगे ध्यान से कि कैसे बना। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। तो अब पढ़ते हैं हम पावर सेट। शायद 8 हो गया था तो ये 9th है। पावर सेट क्या होता है? जो भी हमने पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए सेट है तो पावर सेट होगा P है। ठीक है, अब ए सेट दे रखा है आपके पास 1 2 3। हमने इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनाए थे? आपको याद है 5 1 2 3 1 3 2 3 और 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट गया 1 2 3 1 3 2 3 और 1 2। ठीक है, ये छूट गया था। तो
तो ये इसके क्या है, सबसेट्स है। अब पावर सेट का मतलब क्या है, अगर मैं इन सबसेट्स को भी अगर सेट में लिख दूं 5 1 2 3 1 3 2 3 1 2 3 और 1 2, तो ये सेट भी हमारा क्या, तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट। और पावर सेट में आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूं, 2 की पावर n, और n क्या होता है वहां पे, एलिमेंट। एक चीज हम भूल गए थे कि बिलोंग्स, ये सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। जैसे कि समझ लो एक सेट है 1 2 3 4, और मैं बोलता हूं कि जो 2 है, ये 2 जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करता है इस ए सेट के अंदर। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है कि 2 जो है वो बिलोंग्स करता है ए सेट के अंदर। अगर मैं बोलता हूं क्या 5 बिलोंग्स करता है ए सेट के अंदर, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये हमने ये पढ़ लिया हमने पावर सेट के बारे में और ये बिलोंग सिंबल के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। अब पढ़ते हैं हम यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है सबसे बड़ा सेट, हम कह सकते हैं पापा ऑफ ऑल द सेट। यूनिवर्सल सेट को क्या कह सकते हो आप, बड़ा अच्छी से डेफिनेशन है, पापा ऑफ ऑल द सेट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, बी सेट है 5 6 7 और 4, और सी सेट है 9 8 7 1 और 3 और 6 और एक 10 और लिख लेते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट देखूं तो मैंने क्या बोला, पापा ऑफ ऑल द सेट, मतलब जितने भी ये सेट बने हैं वो इससे बने हैं। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जो रिपीटेड है हमें एक बार लिखना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी आपको समझ आया होगा, पापा ऑफ ऑल द सेट, मतलब जितने भी सेट हैं उनको अगर कंबाइन करके लिख दो एक साथ तो वही हो जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अब वेन डायग्राम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेन डायग्राम क्या है, तो वेन डायग्राम क्या है, एक स्विस मैथमेटिशियन जिनका नाम था यूलर, उन्होंने सेट को जो एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिससे कि क्या हुआ, उसको समझ पाना बड़ा आसान हो गया। तो अगर हम बात कर रहा था अभी हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। और जितने भी बाकी सेट होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम इलिप्स, या इलिप्स कुछ जो इसका शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन के अंदर, और ये सर्कल है। तो आप सेट को हम क्या करेंगे, हम सर्कल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम इलिप्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं डॉट लगा दूं इसके अंदर, तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं किसी सेट के अंदर डॉट लगाता हूं तो डॉट का मतलब है उसके एलिमेंट्स, समझ आया। तो हम अब ये वेन डायग्राम है, तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, हम ऑपरेशन ऑन सेट। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, यूनियन। और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से, ठीक है। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। जैसे कि हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, और बी सेट दे रखा है 5 6 7 4 8। अगर मुझे इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इन दोनों क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 2 टाइम्स आ गया, तो इसीलिए एक बार लिखना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को कंबाइन कर दो। अगर मैं दोनों सेट को कंबाइन कर देता हूं तो वो सेट क्या बन जाएगा, आपका यूनियन बन जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा
यूनियन, अगर मैं इसे पिक्टोरियल मतलब वेन डायग्राम से देखो तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे पहले, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे सेट ए। क्या इन दोनों जो सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है? 4 कॉमन है। तो हम इसे लिखेंगे कुछ ऐसे, इसमें इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 4। और ए सेट के अंदर क्या बचा हमारे पास अब? 1 2 3, और यहां क्या है हमारे पास? 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी का पिक्टोरियल फॉर्म। और अगर आप इसे और रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको आप शेडेड भी कर सकते हो, इसे आप शेडेड भी कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको कि ये हमारे पास है यूनियन। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। अब हम पढ़ लेते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ते हैं हम इसमें क्या है कि अगर 2 सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी सेट है हमारे पास 4 3 5 6, तो क्या इन दोनों सेट के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप बोलोगे यस, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 4। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है जो दोनों सेट के अंदर क्या हो? कॉमन हो। अगर मैं इसे वेन डायग्राम से देखूं तो वेन डायग्राम से क्या लिखोगे आप? ए सेट बी सेट और इनमें कॉमन क्या है? 3 4। तो यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 4। और शेडेड भी क्या होगा? सिर्फ यही वाला पार्ट जो होगा वो शेडेड होगा। ठीक है, ये समझ आया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब पढ़ लेते हैं हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास एक सेट मान लेते हैं 1 2 3 और बी सेट मान लेते हैं 4 5 6, और मैं बोलता हूं कि इन दोनों सेट में से कुछ कॉमन बताओ। तो आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब कॉमन क्या है? नल सेट मतलब 5। और अगर कोई भी 2 सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वही कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा? ए सेट इधर, ए बी सेट इधर। तो देखो पिक्टोरियल फॉर्म से ज्यादा समझ आता है कि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सेट जो हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियो को नोट पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। तो अब देखते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो अभी तक हमने पढ़ा है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या देखने वाले हैं हम? जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हम अगर पढ़ें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रॉपर्टी क्यों करा रहा हूं मैं? क्योंकि ये कई बार हो सकता है कि जो एनडीए के एग्जाम होते हैं, एनडीए के एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा के पूछ लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट मैं सिखाऊंगा अभी आपको। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और अगर मैं ये लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसे क्या लिखूंगा मैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टी भी देखते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। आप बता सकते हो किसके इक्वल होगा? कमेंट करके बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्या होगा? बता सकते हैं? ए ही होगा। ठीक है, जो ए और बी में कॉमन होगा वही आएगा, और जब हम उसका यूनियन ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। और सेकंड, अगर मैं ए यूनियन बी कर देता हूं और इंटरसेक्शन ए कर देता हूं, तब भी क्या आएगा? इक्वल।
ए ही आएगा। और अगर मैं यहाँ से, तो आपको समझ आ रहा है ये दो प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। तो बेटा अब आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो अब आगे हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे कि हमारे पास टू सेट्स हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ए सेट है और बी सेट है हमारे पास 4 5 6 7। तो अगर मुझे a माइनस बी करना है, अगर मुझे a माइनस बी करना है तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर कि a और b में कुछ एलिमेंट जो है वो सेम हैं, तो आप कहोगे 4 एंड 5। तो a माइनस बी क्या कहता है, मैं आपको ये वेन डायग्राम से समझाता हूँ कि हमारे पास ये a सेट है, ये b सेट है। इसके बाद a माइनस बी का मतलब होता है सिर्फ a के एलिमेंट, सिर्फ ओनली a के एलिमेंट। मतलब a माइनस बी का मतलब क्या है, जो ये हमारे पास आप कह सकते हो कि ये जो फालतू लोग आ चुके हैं, ये जो ये यहाँ पे ये भी देखो, सिर्फ प्योर a चाहिए। प्योर a क्या होगा, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो प्योर a नहीं है, क्योंकि इसमें a का पार्ट भी है और b का पार्ट है, मतलब ये तो इम्प्योर पार्ट है और ये तो बिल्कुल ही पार्ट नहीं है। तो हमें चाहिए प्योर पार्ट। तो आप क्या कह सकते हो कि प्योर पार्ट कौन सा है, सिर्फ यही तो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही तो प्योर पार्ट है। तो इस प्योर पार्ट मतलब इसी का मतलब होता है कि a में से a सेट है, हमें इम्प्योर पार्ट हटा देना है। तो इम्प्योर पार्ट हटाएंगे कैसे, तो आप देखो कि यहाँ पे जो एलिमेंट है a के अंदर वो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, इसके अंदर 6 और इसके अंदर 7। तो आप देख पा रहे हो जो जो हटाना है, हटाना क्या है 4 5 6 7। तो हमारे पास बचा क्या 1 2 3। तो इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं हम सब्ट्रैक्शन। और अगर मैं इसे एक और अच्छे ढंग से लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं a में से a इंटरसेक्शन b भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। a में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, a इंटरसेक्शन b। अगर मैं a में से a इंटरसेक्शन b भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी यही बचेगा। तो आप a माइनस बी को ये भी लिख सकते हो। समझ आया, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a में से हमने a इंटरसेक्शन b को हटा दिया तो खत्म, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक सेट का जो सिंबल होता है वो डेल्टा होता है, ठीक है। अगर मुझे A सिमेट्रिक सेट B निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है A माइनस बी इन यूनियन B माइनस A। अब ये क्या है, वेन डायग्राम से देखते हैं। अगर मुझे दो सेट का, इन्हीं दोनों सेट का अगर मुझे A यूनियन B, A माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना, तो अभी हमने क्या निकाला, क्या आया हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3। अगर मैं b माइनस ए निकालता हूं तो a माइनस ए, b तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं, मैं निकाल देता हूं यहाँ पे b माइनस ए। अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो मैं करूंगा क्या, आप देख सकते हो b के अंदर अब हमें चाहिए b इम्प्योर पार्ट, मतलब सॉरी प्योर पार्ट। तो हमें a और ये वाला कॉमन पार्ट हटाना पड़ेगा। तो b के अंदर क्या बचे हैं हमारे पास 6 7, तो b माइनस हो जाएगा हमारा 6 7। तो हमारे पास a सिमेट्रिक b क्या कहता है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना। तो 1 2 3 और 6 7। और सिंपल वर्डिंग में देखें, अगर सिंपल वर्डिंग में देखें और अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहता हूं तो बड़ा आसान है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होगा, आप देख सकते हो इन दोनों का कॉमन पार्ट को छोड़ के जो भी दोनों एलिमेंट दोनों में हैं वही क्या होगा आपका, इस ए सिमेट्रिक बी होगा। मतलब ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही सैडेड होगा। तो ये किसका है, सिमेट्रिक का। कई बार एनडीए के एग्जाम में, आईआईटी में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस ही आएगा। तो एनडीए में और
यूपी टैग में और आईपी वाले क्वेश्चन और एपी वाले में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, बहुत पहले देखे गए थे। तो एनडीए में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो समझ आया आपको सिमेट्रिक सेट तक? तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 और डैश, और हमने मान लिया यहाँ पे एक सेट ए 1 2 3 4। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम या तो ए डैश या ए सी से डिनोट करते हैं। तो मुझे अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अंदर जितने एलिमेंट हो उसको छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट बचे हैं उनको लिखना। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ यूनिवर्सल में से ए को सबट्रैक्ट कर दो। और यूनिवर्सल में से ए को सबट्रैक्ट करने का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है यूनिवर्सल सेट और हमारे पास कोई ए सेट है और अभी ये कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट बनाऊं, मतलब ए सी वाला बनाऊं, कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर वेन डायग्राम बनाऊं, तो इसका मतलब क्या है, ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी बचे वो सारे क्या हैं, ये मतलब ये सारे क्या हैं, यूनिवर्सल के एलिमेंट हैं। तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, अगर मैं बोलता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या निकालोगे? वैसे ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है डी मॉर्गन्स लॉ, इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैं लिख के एक करके देखता हूँ क्वेश्चन, और एक यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ए सेट, या 10 तक लिख लेते हैं। ए सेट लिखता हूँ 1 2 3 4, बी सेट लेता हूँ मैं 5 से लेकर 10 तक, ठीक है, डैश डैश। अब मैं इसका ए यूनियन बी निकाल रहा हूँ, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 अप टू 10। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, कॉम्प्लीमेंट निकालना का मतलब क्या? इसको छोड़ के बाकी, तो यहाँ पे ले लेते हैं 12 तक, 11 और 12। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो बचेगा क्या? सिर्फ 11 और 12, यही बचेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर दो। इसके बाद अब मैं अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, यहाँ पे अब मैं ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना चाहता हूं। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 को हटा दो। तो जब 1 2 3 4 को हटाओगे तो 5 6 7 डैश 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 12, और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं मैं तो 1 2 3 4 यही आएगा। बी में क्या है? 5 से लेकर 10 तक है, तो इसमें से 5 से 10 बाकी सारे हटा दो, तो जो कॉमन है वो हटा दो, तो बचा क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास यहां बचा एक चीज और बचा है 11 और 12, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में यहाँ पे 11 12 इसमें भी है, 11 12 इसमें भी है। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो डी मॉर्गन्स लॉ, एक चीज और देख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में। डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो आप वीडियो को पॉज करें अब और नोट डाउन करें। तो अब पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, अगर मैं किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो दोबारा वो ए आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है? अगर मैं ए सेट का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दूं, इस सेट के ए के अंदर सारे एलिमेंट हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, मतलब ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 2 3 4 5 नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो सेट ए के अंदर एलिमेंट ना हो। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा
तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर बेटा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, अगर मैं यूनिवर्सल, आप डैश लगा लें या कॉम्प्लीमेंट लगा लें, चलो डैश ही लगा लेते हैं। अगर मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो क्या होगा, आप कह सकते हो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं फोर्थ यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालूं तो आपको पता है ए आएगा। फिफ्थ देखते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन निकालूं 5 का तो क्या होगा, यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन का 5 क्या होगा, 5 होगा। सिक्स्थ, अगर मैं यूनिवर्सल के साथ यूनियन लगाऊं 5 का तो क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। इसके बाद और भी बना सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे यूनिवर्सल जगह कोई भी सेट लिख सकते हो। तो हम इतना ही छोड़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर हमने 2 चीज पढ़ी थी, और भी पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट उसका पढ़ लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर अगर A माइनस बी यूनियन C लिखा हुआ है तो इसको आप लिखोगे A माइनस बी, यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और A माइनस सी। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर A माइनस बी इंटरसेक्शन C है तो A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। तो आपका होमवर्क आज के लिए यही है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये आप क्वेश्चंस करके देखेंगे, इस पे एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे क्योंकि बेसिक वहीं से क्लियर होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम इक्वालिटी पढ़ेंगे और इसके 1-2 क्वेश्चंस करके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे, इक्वालिटी। तो अभी आगे देखते हैं इसमें। अब हम चलो आप वीडियो को पॉज करो, ये नोट डाउन करो, फिर पढ़ते हैं हम कार्डिनल नंबर। तो अब पढ़ लेते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर क्या होता है, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना ही कार्डिनल नंबर होता है। तो अगर मैं कार्डिनल नंबर लिखना चाहता हूं, जैसे कि फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास A यूनियन B का, वो क्या बनता है, Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। अगर मैं यहाँ पे N A यूनियन B यूनियन C का बनाना चाहता हूँ फॉर्मूला, तो Na प्लस NB माइनस प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Na इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C और प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकंड फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला देखते हैं इसमें कि अगर मुझे Na माइनस बी निकालना है तो मैंने आपको बताया था A में से B को सब्ट्रैक्ट करना, तो A में से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिखेंगे Na माइनस Na इंटरसेक्शन B। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से फोर्थ फार्मूला, अगर मैं NB माइनस A बोलता हूँ फार्मूला, तो आप क्या लिखोगे इसे, NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा था, सिमेट्रिक बन रहा था। तो अगर मैं सिमेट्रिक का फॉर्मूला निकालूं तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा Na प्लस NB माइनस ट्वाइस ऑफ Na इंटरसेक्शन B, ठीक है। और इसका मतलब एक चीज और होता है, इसको कहते हैं ओनली वन ऑफ देम। ओनली वन ऑफ देम का केस भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक। और आगे अगर हम 6 फार्मूला देखें तो हमारे पास एक फार्मूला था Na कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन था तो यूनियन था, तो अब क्या करना है आपको, अगर Nu में से Na यूनियन B सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये फार्मूला बन जाएगा। और 7th फार्मूला जो है Na कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो Nu माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं फाइनाइट सेट के अंदर, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो इसके बाद एक लास्ट पढ़ेंगे अब हम। तो अब हम करते हैं, अभी तक हमने 2 सेट के हमने क्या देखा, वेन डायग्राम। अब हम 3 सेट का कुछ वेन डायग्राम देखेंगे। जैसे कि एक सेट A है, एक सेट B है। अब ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सेट C है। अब इसे कहते हैं हम A इंटरसेक्शन B, इसे कहते हैं हम B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यहाँ पे, और ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन C। तो इसको मैं अगर A B और C लिखूं, इसे D, इसे E और इसे F,
तो मैं ये कह सकता हूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, और ये जी लिख दूं तो ये हो जाएगा डी प्लस जी। ठीक है, अगर मैं एन बी इंटरसेक्शन सी लिखूं तो इसे लिखूंगा मैं जी प्लस एफ या एफ प्लस जी, और एन ए इंटरसेक्शन सी लिखूं तो इसे लिखूंगा मैं ई प्लस एफ। अगर मैं एन ए लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। अगर मैं एन बी लिखना चाहता हूं तो ये आ जाएगा बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, और मैं अगर एन सी लिखना चाहता हूं तो ये ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी। ठीक है, और अगर मैं यहां से एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना चाहता हूं तो मैं यहां से लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है, वो तीनों में कॉमन क्या है, जी है, तो मैं ये लिखूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो आईआईटी में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सैटरडे 5 PM। तो आप चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।